जय भीम साथियों। आपको सभी को बहुत बहुत सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप एक बहुत ही छोटे नोटिस पे आए। और आज जो हमारे देश भारत में जो हालात चल रहे हैं, कोरोना वायरस की आड़ लेकर जो संविधान को ख़त्म करके और मनुस्मृति लागू करने के लिए जो चेष्टाएं की जा रही हैं आज की सरकार द्वारा, उसके लिए हम सभी बहुजनों को आगे बढ़कर संविधान की रक्षा करने के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। ये बात हम आपके माध्यम से, असली मीडिया जो है उसके माध्यम से रादर मैं कहूँगा, देश तक पहुंचाना चाहते हैं, देश के सभी बहुजनों तक पहुंचाना चाहते हैं और देश के सभी अम्बेडकरवादियों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। पिछले कुछ 2-3 सालों में, हालांकि जब से आज़ादी हुई है उसके बाद से ही जो न्याय व्यवस्था थी, न्यायालयों का प्रयोग जो है बहुजनों के अधिकारों को और अधिकारों का हनन करने के लिए बहुत ही बड़े तरीके से प्रयोग हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों में तो इसका बहुत ही ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये बात अब ढकी छुपी नहीं रह गई है कि जो हमारी पहले तो कुछ ना कुछ प्रिटेंस रहता था, लेकिन अब बगैर किसी लाग लपेट के खुले आम जो न्यायालयिक प्रणाली है हमारी और जो न्याय व्यवस्था है, यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय भी जो है वो भी एक अपनी जजमेंट्स के माध्यम से ये बात बिल्कुल साफ कर दे रहा है कि पक्षपात अब कोई एक्सेप्शन नहीं रह गई है, पक्षपात खुलेआम होगा। और ख़ास तौर पे बहुजनों के सारे वो अधिकार जो कि संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिलवाए थे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के ज़रिए इंसान को इंसान के बराबर लाने की चेष्टा की थी, वो सब समाप्त कर देना चाहती हैं ये जो मनुवादी व्यवस्था है आज की। और ख़ास तौर पे ये जो पिछली सरकार आई है उसने तो इसमें इंतहाई कर दी। इसमें कुछ जो बड़े हमले हुए हैं जिसका श्रेय, और ये बात बहुत ही मुखर तौर पे कही जाती रही है पहले भी, कि जब आप इलेक्शन भी जीतने की स्थिति में आ जाओगे नंबर्स की वजह से अपनी, तो न्यायालयों का प्रयोग होगा आपके अधिकारों की का हनन करने के लिए। वो बात आज बिल्कुल खुल के सामने आ गई। तो दो मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे मित्र एडवोकेट गौतम साहब भी हैं, एक मुद्दे पर वो ज़्यादा तफसील से डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैं उसकी सबसे पहले उसी का जिक्र कर देता हूँ। उसके बाद जो 3 दूसरे केसेस हैं उस पर हम लोग आएंगे। पहला मुद्दा है जो बाबरी मस्जिद और बाबरी मस्जिद और जो बुद्ध विहार की जो अयोध्या में जो 2 जगहें हैं, उसमें पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक विचित्र बाबरी मस्जिद के और बुद्ध विहार के केस में की है। और वो विचित्र बात यह है कि एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था जिसको संविधान द्वारा दी गई सुप्रीम कोर्ट को जो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर्स हैं, 141 का प्रयोग करके, आर्टिकल 141 का प्रयोग करके, 142 का प्रयोग करके एक पक्ष को दे दी गई है। ये बहुत ही विचित्र बात थी। लेकिन उससे भी विचित्र बात एक और थी, वो ये कि एक पक्ष और भी है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और दूसरे साइंटिफिक फैक्ट्स ने भी ये माना कि यहाँ पर जो भी गहराई में जो खंडरात मिले हैं वो बुद्ध धर्म से संबंधित रखते हुए थे, यानी कि एक बुद्ध विहार से संबंधित यहाँ पर अवशेष मिले हैं। और वो पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के केस के साथ टैग कर रखी थी, लेकिन उस पर आज तक फैसला ही नहीं किया गया। तो अब इसमें बुनियादी बात जो है वो सबसे विचित्र बात है कि 3 पक्ष थे, एक बाबरी मस्जिद का, एक राम जन्मभूमि का और एक बुद्ध विहार का। ये पक्ष, तीनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। एक तो 141 का प्रयोग करके, आर्टिकल 141 का प्रयोग करके एक पक्ष को दे दिया गया जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। दूसरी जो बहुत बड़ी ज्यादती की गई, तीसरे पक्ष को सुने बगैर, खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि तीसरा भी पक्ष है इसमें और साथ के साथ टैग थी वो पिटीशन, उस पक्ष को सुने बगैर ही
एक पक्ष को दे दिया, यानी कि इस पक्ष की तो सुनवाई नहीं हुई, मुस्लिम पक्ष की कम से कम दिखावट के लिए ही सही, दिखावे के लिए सही सुनवाई तो कर ली थी। इस पक्ष को तो इस लायक भी नहीं समझा हमारी उच्चतम न्यायालय ने कि इनके पक्ष को कम से कम सुन लिया जाए। उसके बाद 141 का ही प्रयोग करके चाहे इनका पक्ष भी साइंटिफिक प्रूफ के बावजूद इनके खिलाफ फैसला हो जाता, वो भी नहीं किया गया। उस पर हमारे जो साथी हैं वो प्रकाश डालेंगे डिटेल से, उसमें उन्होंने पिटीशन फाइल की। उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता था। लेकिन जो दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है वो संविधान पर हमले का है। जैसे सीए एनआरसी के जरिए सिटीजनशिप पे हमला किया जा रहा है, संविधान पे हमला। सिटीजनशिप ही संविधान का सबसे बड़ा जो गिफ्ट है, या संविधान के सारे जो राइट्स या हक जो आते हैं एक नागरिक के ऊपर, वो सिटीजनशिप से आते हैं। तो उस पर तो एक आप लोग सब देख ही रहे हैं कितना बड़ा हमला किया जा रहा है सिटीजनशिप के ऊपर। और वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही नहीं, SC ST OBC की सिटीजनशिप पे भी हमला है। उसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आज उस तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण विषय ये कहा जाता है कि आर्टिकल 14 जो है संविधान की आत्मा यानी कि रूह है, बराबरी, इंसान के साथ बराबरी। भारत के संविधान की जो बाबा साहब का सबसे बड़ा गिफ्ट है वो बराबरी है, सबके लिए बराबरी। उसके ऊपर हमला हो रहा है, रिजर्वेशन के ऊपर हमला करके। और ना सिर्फ ये सरकारें कर रही हैं, बल्कि कोर्ट भी, ना सिर्फ अलग अलग हाई कोर्ट्स बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कर रहे हैं। उसकी 3-4 मिसालें नई नई सामने आई हैं हमारे। सबसे पहली तो जो SC ST एक्ट के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद बड़ा एजिटेशन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो इतनी खराब एक जजमेंट दी थी जिसमें ये तक कहा गया था कि SC ST के लोग जो हैं इसका मिसयूज़ करते हैं। लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, जनता ने उसमें अपना रोष का प्रकट किया, और एक मुझे लगता है बहुत थोड़े रोष का ही प्रकट किया था। तो मनुवादी तो बहुत होशियार होते हैं, उन्हें समझ में आ गई कि इस चीज़ से अगर हमने कदम अपने पीछे नहीं उठाए तो इससे एकदम बाबा साहब का जो मिशन था वो रातों रात ही पूरा हो सकता है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको वापस लिया और पार्लियामेंट में भी एक एक्ट लाके, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ जो बहुजन समाज की है उसको पहले छीनेंगे और उसको देने का एहसान बाद में करेंगे। तो ये सरकार ने वो एहसान धारा 18 A लाके करने की चेष्टा की है। लेकिन बहुजन वाले, अब बहुजन समाज के लोग बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। हम जो चीज़ें हमारे हक से हैं जो बाबा साहब ने दी हैं वो लेके रहेंगे। तो एक तो वो हो गया जो SC ST एक्ट के ऊपर हमला था। लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में हालत ये है कि पूरे देश में सभी कोर्ट हैं SC ST एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही, बल्कि SC ST एक्ट की धज्जियाँ उड़ा रही हैं पूरे देश की समस्त कोर्टें। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और मेरा लंबा एक्सपीरियंस भी है। अभी रिसेंटली हमने एक दिल्ली हाई कोर्ट के एक हमारे सीनियर वकील साहब हैं, उनके केस में ही सुनाई किसी और चीज़ की है, फैसला ये कर दिया कि ये केस ही मुझे झूठा लगता है, ऑब्जर्वेशन दे दी। तो हम जज साहब का ट्रांसफ़र करने के लिए उसमें एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट में ही लगा रहे हैं। उसी प्रकार से रिजर्वेशन का इशू है, वो भी आर्टिकल 14 से संबंधित है कि इंसान के बराबर होता है। बराबरी हासिल करने के लिए ये रिजर्वेशन जो है एक सबसे बड़ा माध्यम बाबा साहब ने सोचा था और उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की थी। ये कहा जाता है कि बाबा साहब ने ये कहा था कि 10 साल तक की रिजर्वेशन होनी चाहिए। 10 साल की रिजर्वेशन पहले तो लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट के लिए बात थी, ये मिसगाइड किया जाता है हमारे लोगों को। तो मैं एक बात ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। और दुख की बात यह है कि बाबा साहब ने शायद ये सोचा था कि ये बराबरी का जो दर्जा है वो 10 सालों में आ जाएगा, मगर मनुवादी ताकतें इतनी बेईमान और इतनी निर्दयी और इतनी खुलेआम झूठ बोल के, आंखों में घुस के झूठ बोलने का काम करते हैं कि 10 साल छोड़ो, आज 70 साल हो गए हैं, वो बराबरी का दर्जा जो बाबा साहब ने सोचा था वो आज तक नहीं मिला है। तो रिजर्वेशन देने का मकसद है बराबरी का स्थापना करना। अगर जो प्रोविजंस कानून में और संविधान में आज बराबरी नहीं स्थापित कर पा रहे हैं तो उन प्रावधानों को बढ़ाने की, उनको और ज़्यादा ताकतवर करने की ज़रूरत है। उसके उल्टा हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही हैं, जो रिजर्वेशन है उसको भी वापस ले लो, बनिस्बत इसके
कि अपितु इसके कि इसको और बढ़ाया जाए। रिजर्वेशन आज अगर 17% है एससी समाज के लिए, तो उसको बढ़ा के 27% किया जाए, क्योंकि 17% बराबरी लाने में अक्षम हुई है, मतलब काफ़ी नहीं है 17%। तो जो मोटिव था, जो उसकी वजह थी रिजर्वेशन देने की, अगर वो पूरी नहीं हुई तो उसको किसी मरीज़ की अगर कोई मर्ज़ है, उसकी एक मतलब कहा जाता है ना कि 100 मिलीग्राम दवाई से नहीं उसका हल हो पा रहा है तो उसकी दवाई बढ़ाई जाती है। तो ये ना करके वो दवाई और कम करने की चेष्टा जो की जा रही है, उसके लिए पहले एक उत्तराखंड की जजमेंट आई थी, जिसमें सरकार के इस फैसले को, एक नागराज की जजमेंट है जो आप सब लोग जानते ही हैं, इंदिरा साहनी की जजमेंट के बाद नागराज की जजमेंट आई, जो इंदिरा साहनी की जजमेंट में जो 50% का कैप लगाया गया था उसको भी डाइल्यूट करने के लिए थी। और ये कहा गया था कि जहाँ जहाँ सरकार को ऐसा लगेगा, एक रिसर्च कराने के बाद, एक कमेटी बनाने के बाद रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है उस कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, यानी कि SC ST को अपलिफ्ट करने के लिए। अब देखिए कितनी मज़ाहिया बात है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है कि SC ST कम्युनिटी जो है वो पिछड़ी है, इसके लिए एक कमेटी बनाने की ज़रूरत है। मतलब कितनी ज़्यादा जो चीज़ सामने नज़र आ रही है उसके लिए भी किसी ना किसी तरीके से उसको डिफीट करने के लिए नागराज की जजमेंट ने ये कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। चलिए, इन्वेस्टिगेशन भी हो गई। तो उत्तराखंड की सरकार ने ये कैबिनेट डिसीजन किया कि जिसके लिए जो पहला जो रिजर्वेशन के खिलाफ जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया था वो बताता हूँ मैं आपको, कि हालांकि उत्तराखंड में ये बात एक कमेटी द्वारा फाइंड आउट कर ली गई है कि हाँ, जो SC कम्युनिटी है वहाँ पिछड़ी है और उसको रिजर्वेशन की आवश्यकता है, मगर उसके बाद भी कैबिनेट ये कहती है कि हम नहीं देंगे। उसको उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उस कैबिनेट के फैसले को निरस्त किया। ये बात मानी थी कैबिनेट ने वहाँ पे कि हाँ, कमेटी ने ये माना है कि ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं देंगे। उसको उत्तराखंड हाई कोर्ट ने निरस्त किया उस ऑर्डर को, और सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट के उस फैसले को ये कहकर कि जो बुनियादी हक है, रिजर्वेशन एक बुनियादी हक, यानी कि आर्टिकल 14 बुनियादी हक है जो फंडामेंटल राइट की तरीके से आता है, उसको नहीं माना जाएगा। तो ये एक इतनी ख़राब जजमेंट थी जिसके लिए हम लोगों ने उसको सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डाला हुआ है उसका भी, ये कहकर कि अगर रिजर्वेशन ही बुनियादी हक नहीं है तो फिर कुछ भी बुनियादी हक नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं है। दूसरी जो अभी आंध्र प्रदेश की जजमेंट, एक जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से जो आई है अभी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक बहुत ही लिमिटेड इशू था। उसमें अपने दायरे से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने ये तक फैसला कर दिया, और यहाँ तक क्रीमी लेयर तक भी SC ST के जो कॉन्सेप्ट है, रिजर्वेशन का सारा इशू तो चैलेंज किया ही। आंध्र प्रदेश की जो जजमेंट थी वो ये कहती थी कि गवर्नर ने एक जगह जहाँ पर आदिवासियों को पढ़ाने के लिए जो सो कॉल्ड सवर्ण होते हैं, वो जो टीचर हैं वो जाते ही नहीं थे पढ़ाने के लिए उन्हें। तो वहाँ के गवर्नर ने और सरकार ने ये फैसला किया, मुझे लगता है दिखाने के लिए ही होते हैं सारे फैसले, क्योंकि अब ये बताइए कि कोर्ट से तो हम इसको निरस्त करा ही लेंगे। ये फैसला किया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100% आदिवासी टीचर ही होंगे। एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे सो कॉल्ड सवर्ण के लोग जो हैं वो जाना भी पसंद नहीं करते थे, घर बैठे ही तनख्वाह ले रहे थे। वहाँ पे क्योंकि आदिवासियों के दिल में आदिवासियों के लिए दर्द होगा तो वो लोग जाके पढ़ाना चाहते थे उन्हें। इस प्रकार से बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट के पास गई, तो उन्होंने ये फैसला किया। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर ये कहा कि ये फैसला गवर्नर का जो था गलत था, 100% रिजर्वेशन तो नहीं दी जा सकती। और जबकि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में खुद लिखा हुआ है कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे उनका कानून ही चलेगा, वहाँ के लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं। ये संविधान कह रहा है, साफ साफ कह रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को ही नकारते हुए ये कह दिया कि 100% रिजर्वेशन जो है वो गलत है ट्राइबल एरियाज़ के लिए भी। अब उसके जवाब में जो हमने रिव्यू डाली है, तो मैं पॉइंट वाइज ही आपको बता रहा हूँ आम लोगों की ज़बान में, ताकि आप लोग समझें। टेक्निकल लैंग्वेज में इस्तेमाल प्रेस के सामने ख़ास तौर पे इसलिए नहीं करना चाहता कि आम लोगों की समझ में धाराएं और टेक्निकल आस्पेक्ट नहीं आता, तो आम आदमी की ज़बान में हमारे लोगों को संविधान और कानून समझाना सबसे आवश्यक बात है। तो अब हमने जो इस बात को जो सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू में डाली है, इस बात से नकारा है कि जब
EWS के लिए इंदिरा साहनी की जजमेंट ये कहती है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जजमेंट दिया आंध्र प्रदेश ट्राइबल एरियाज़ के लिए 100% रिजर्वेशन को नकारने के लिए, कि इंदिरा साहनी ने इस बात को मना किया है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। इसी सुप्रीम कोर्ट में हमने रिव्यू में अपना इसको काटने के लिए ये बात कही है। इसी सुप्रीम कोर्ट में अभी EWS की पिटीशन जो कि 50% के ऊपर यानी कि 60% करती है, 10% एक्स्ट्रा देती है, 50% से भी ऊपर, वो अभी पेंडिंग है। तो उसके साथ इसको टैग किया जाना चाहिए था, उसके फैसले के होने से पहले जो EWS का फैसला। यहाँ आप ये नहीं कह सकते थे कि 50% का जो बाउंड्री है वो क्रॉस नहीं हो सकती। एक तो हमने पॉइंट ये लिया है। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाहर जाकर जो एक नई चीज़ कही कि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो SC STs के लिए भी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, क्योंकि जो SC STs में क्रीमी लेयर बन गई है वो जो रिजर्वेशन के बेनिफिट हैं वो जो गरीब तबका है SC ST में, और सुप्रीम कोर्ट को जो SC ST का गरीब तबका है उससे बहुत प्यार हो गया। अभी ये झूठा प्यार दिखाने की चेष्टा की गई है, उसके मकसद को भी हमने काउंटर किस तरह से किया गया है वो हम आपको इसके माध्यम से बताना चाहते हैं। इस रिव्यू पिटीशन में उसमें हमने ये कहा है कि अगर ये लगता है कि रिजर्वेशन के बेनिफिट्स जो जिसको नॉन क्रीमी लेयर कहना चाहती है सुप्रीम कोर्ट, उसको अगर ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को, तो रिजर्वेशन की जो परसेंटेज है SCs और STs के लिए उसको बढ़ा देना चाहिए, ताकि रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है SC STs को ज़्यादा मिल सके। ये करना बिल्कुल गलत होगा, ये करना आपस में लड़ाई कराने के बराबर होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट कराना चाहती है। शायद हमने ये बात साफ तौर पे लिखी है। मनुवादी मानसिकता के शब्दों का प्रयोग इस रिव्यू में मेरे ख्याल से पहले शायद नहीं हुआ है, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन हमने साफ तौर पे इस रिव्यू पिटीशन में अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे उनकी इच्छा के अनुसार और उनसे पूछकर मनुवादी मानसिकता के शब्दों का प्रयोग इस रिव्यू पिटीशन में किया गया है कि मनुवादी मानसिकता जो है इस देश में काम करती है, वो शायद ये चाहती थी कि आपस में ही SC और STs में आपस में ही लड़ाई हो जाए, अमीर गरीब की बात को इंट्रोड्यूस करके। तो उसके लिए हमने ये कहा है कि ये लड़ाई कराने का तरीका गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट को इतना ही दर्द है या इस जजमेंट को इतना ही दर्द है तो वो रिजर्वेशन की परसेंटेज बढ़ा दे SC STs के लिए, ताकि और लोगों को भी रिजर्वेशन मिल सके। और दूसरे भी तरीके हैं। और दूसरी बात हमने ये कही है कि जो आप उससे भी बड़ी वजह जो सभी SC STs को रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा वो ये इस वजह से है कि आप रिजर्वेशन के पर्पस को नौकरियों में और दूसरी जगहों पर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो, और उससे उसका जो बुनियादी मकसद है वही ख़त्म हो जाता। तो एक बार जो रिजर्वेशन हो गई उसको आपको कोई ना कोई तरीके से मनुवादी व्यवस्था जो है वो रिजर्वेशन की जो नौकरियां होती हैं उसको किसी ना किसी बहाने से, चाहे तो इंटरव्यू में फेल करके हमारे जो SC ST के लोग हैं उनको नौकरियों को प्राप्त नहीं करने देते और अगले साल उनको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हम रिजर्वेशन का फ़ायदा ज़्यादातर समाज में लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो और दूसरी वजह यह है कि प्रमोशन के टाइम पे जो है मनुवादी व्यवस्था जो है ख़ास तौर पे हमारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, क्योंकि हमारे लोग प्रमोशन में जो जा नहीं पाते बड़े बड़े ओहदों पे, और वो अपने लोगों को न्याय नहीं दे पाते। रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? रिजर्वेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में जो एम्स का केस आर्ग्यू किया था उसमें एकलव्य का एग्जाम्पल दिया था, वो आप लोग चाहें तो जजमेंट में देख भी सकते हैं। इस वजह से नहीं कि हमारे लोग काबिल नहीं हैं, बल्कि बहुजन समाज के लोग जो हैं वो जो ये सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं उनसे ज़्यादा कैपेबल हैं। हमने ये उसमें साइंटिफिकली आर्ग्यू किया था डिटेल में, और इस केस में भी हमने लिखा है कि रिसर्च ये बताती है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो जहाँ जहाँ भी काम कर रहे होते हैं वहाँ की एफिशिएंसी कम हो जाती है। जहाँ रिजर्व कैटेगरी या रिजर्व जॉब जिस जगह भी काम करने का मौका मिलता है वहाँ पे एफिशिएंसी उस फील्ड में बढ़ जाती है। तो अगर मेरे ख्याल से 100% रिजर्वेशन कर दी जाए और जनरल कैटेगरी को डीनोटिफिकेशन, हमने रिजर्व उसमें तो रिव्यू में तो नहीं लिखा है, लेकिन मेरा विचार ये है कि अगर एक नेगेटिव रिजर्वेशन हो जाए, इन लोगों को नौकरियों से और दूसरी जगह से
जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है उसको निकाल दिया जाए तो देश की एफिशिएंसी जो है बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि तब 100% जो नौकरियों पे भी और दूसरी जगहों पे देश के एफिशिएंट लोग यानी कि बहुजन समाज के लोग आ जाएंगे। मगर वो हम किसी और पिटीशन में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज हमने इस पिटीशन में यह साफ तौर पे बात लिखी है कि ये दोनों वजूहात हैं जिससे कि बेनिफिट सब लोगों को नहीं मिल पा रहा। इस वजह से हमें रिजर्वेशन की जो परसेंटेज है वो बढ़ानी चाहिए किसी भी हालत में, तभी इसको इसका जो असली जो सुप्रीम कोर्ट दिखाना चाहती है उसका मकसद ये है कि वो बहुत कंसर्न है SC और ST कम्युनिटी के लिए, वो तभी पूरी हो पाएगी। तो बुनियादी तौर पे हमने ये जो आम आदमी की समझ में बातें आ सकती हैं वो हमने ये बुनियादी उठाए हैं पॉइंट्स, लेकिन उसके अलावा भी टेक्निकली भी हमने सारे जो इनके जो आर्टिकल्स हैं, जो नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉजेज़ हैं, जिसकी वजह से 371D और बाकी चीज़ों में जो ये दखलंदाजी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। रिजर्वेशन जो है संविधान की मूलभूत भावना के साथ आता है, क्योंकि ये आर्टिकल 14 और 15 से कनेक्टेड वस्तु है, तो वो भी हमने लिए हैं। तीसरी एक और चीज़ जो हमें बहुत ही होशियार होना है उससे भी, एक तमिलनाडु हाई कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु में जो मेडिकल कोर्सेज़ में OBC कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन की जो बात कही गई थी 50% से ज़्यादा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वापस जो पिटिशनर्स थे उन्हें वापस चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट भेजा है, तो उसमें भी मुझे ये निर्देशित किया गया था कि हम उसमें भी मद्रास हाई कोर्ट में भी इंटरवेंशन फाइल करेंगे। लेकिन वो भी एक बहुत ख़तरनाक मसला है कि उसमें जो मेडिकल कोर्सेज़ में जो एडमिशन लेने का है उसमें OBCs को अपनी परसेंटेज के हिसाब से 50% क्रॉस करके इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेशियाई व्यू दे के मद्रास हाई कोर्ट भेजा है। तो इससे भी हमें बहुत होशियार रहना चाहिए, क्योंकि जो रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ किसी भी प्रकार से कहीं से भी कोई जजमेंट आती है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अगर टिप्पणियां करता है तो हमें एकदम चौकन्ना हो जाना चाहिए, चाहे वो OBCs के लिए हो चाहे वो SC ST के लिए हो, तो हमें तुरंत उसको काउंटर करना चाहिए, क्योंकि एक जजमेंट का इस्तेमाल दूसरी जगह किया जाता है, वही कॉन्सेप्ट सब जगह लागू होगा। तो रिजर्वेशन पे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बहुत बड़ा हमला हो रहा है, जिसके लिए हम लोगों को कमर कस के तैयार रहना चाहिए, चाहे तो हमें इसे जनता की अदालत तक ही ले जाना पड़े। आखिरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज केस के बारे में बता दिया जाए, अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं बाकी भी जो हमने ग्राउंड्स लिए हैं वो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मोटा मोटा जिस बात पे हमने ये ऑब्जेक्शंस जो उठाए थे रिव्यू में वो हमने बता दिया है कि 100% रिजर्वेशन ट्राइबल एरियाज़ में हो सकती है और 100% रिजर्वेशन को मना करने की गुंजाइश ट्राइबल्स के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, और दूसरे लोगों के लिए भी मूलभूत भावना जो है इंदिरा साहनी की जजमेंट ख़त्म। EWS का जो रिजर्वेशन 10% का है वो 50% की बात तो अब ख़त्म हो चुकी है। 100% रिजर्वेशन के लिए अब कोई भी बैरियर नहीं है कानून तौर पे, ख़ास तौर पे इंदिरा साहनी और नागराज की जजमेंट का बैरियर अब नहीं रहा है, क्योंकि EWS की रिजर्वेशन देके वो 50% का बैरियर तोड़ दिया गया। एक जो काम हम कर रहे हैं वो ये और है जो कि हम सुप्रीम कोर्ट की सारी जजमेंट्स जो रिजर्वेशन पे आज तक आई हैं उनका एक डेटा बना रहे हैं, और हाई कोर्ट्स की भी जितनी भी जजमेंट रिजर्वेशन के ताल्लुक से आई हैं, फेवर में हो चाहे अगेंस्ट हो, उसका भी सब हम डेटा एक बैंक तैयार कर रहे हैं, जिस पे हम जो हम पब्लिक डोमेन में उसका समरी बना के हम देंगे, ताकि हमारे बहुजन समाज के लोगों को साफ तौर पे ये पता लग जाए कि किस प्रकार से कोर्टों के माध्यम से रिजर्वेशन का होने के बावजूद एक तो रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं लेने दिया आज तक, और अब रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात आ गई है। हालांकि रिजर्वेशन का फ़ायदा हमारा समाज बिल्कुल भी नहीं ले पाया, ना के बराबर ही फ़ायदा मिला है आज तक रिजर्वेशन का। बहुत बहुत नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।